हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीच वर्ल्ड के एक नए लेक्चर में। आज हम क्या देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। फोर्स को किस प्रकार हम दर्शाते हैं। फोर्स देखिए, हम फोर्स को दर्शाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो फोर्स देखिए एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको आप देख सकते हैं क्या। हाँ, कितने न्यूटन का फोर्स आप लगा रहे हैं वो हम देख तो नहीं सकते। जैसे कि मान के चलिए यही कोई फोर्स है, हम बता दें कि यहाँ पे 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन ये फोर्स कहाँ लग रहा है, किस प्रकार लग रहा है, हम देख सकते हैं बिना रिप्रेजेंट किए हुए, बिना दर्शाए हुए। तो वही है कि किस किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो मेथड होता है। पहला कौन सा, तो पहला वेक्टर रिप्रेजेंटेशन या उसी को बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद क्या है, तो बाउ नोटेशन। बाउ नोटेशन BAW और स्टोफियस यानी कि ऐसा। नोटेशन तो अब ये जानना है कि वेक्टर है, ये था वेक्टर नोटेशन अब था, मतलब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जब था हमारे पास फोर्स का, तो बाउ नोटेशन का जरूरत ही क्यों पड़ा। बाउ नोटेशन होता क्या है वो देख लेते हैं। चलिए पहले अब क्या देखेंगे हम, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स में पहला वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, मतलब वेक्टर किस प्रकार हम फोर्स को दर्शाते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में, पहले ये देख लेते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इन दोनों का डेफिनेशन हम देख लेंगे। चलिए पहले समझ लेते हैं। मान के चलिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में क्या है, तो कोई भी एक फोर्स है, ठीक, कोई भी एक फोर्स है। हम मान लेते हैं कि कोई भी एक फोर्स है, अभी फिलहाल के लिए कोई भी एक फोर्स है, ठीक। ये उसका डायरेक्शन है, यहाँ पे कुछ मैग्नीट्यूड दिया गया है, ठीक। और ये O से स्टार्ट होकर A तक जाता है, हम मान लेते हैं, ठीक। लेकिन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का शर्त क्या है, तो शर्त वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का ये है कि जो भी इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होगा, ठीक, वही सेम लाइन ऑफ एक्शन रहना चाहिए। हम मान लिए हैं कि हाँ किसी बॉडी पे इतना लग रहा है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसके लिए जानते हैं कि जैसे कि आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में RF सुने हो ना, कोई एक सुटेबल स्केल। तो वेक्टर का शर्त वही है कि हमको कोई पहले एक सुटेबल स्केल लेना है। सुटेबल स्केल यानी कि मान के चलिए हम 1 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ पे 40 न्यूटन है तो हम 10 न्यूटन ले लेते हैं, ठीक, कि हम 1 सेंटीमीटर में 10 न्यूटन दर्शाएंगे, एक सुटेबल स्केल हो गया। उसके बाद कहता है कि इसको जो भी फोर्स है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन रहेगा उसके पैरेलल ही रखना है, पैरेलल रखना। लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अब ये बात आता है। तो लाइन ऑफ एक्शन वह चीज है जिस पे फोर्स लगता है, यानी कि वो किस डायरेक्शन में लग रहा है उसको सूचित करने के लिए लाइन ऑफ एक्शन का यूज किया जाता है। उसी को फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। हमने कितना का स्केल मान लिया, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 न्यूटन का एक सुटेबल स्केल मान लिया, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं। और उसका वेक्टर का दूसरा शर्त क्या है कि जो भी हम मतलब कि फोर्स दर्शा रहे हैं ना, O और A एक फोर्स है, तो उसको हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखना है, ठीक है। हम इसी पे चलते हैं लेके 1 सेंटीमीटर 2 3 4 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे फोर्स बना दिया फोर्स के, लेकिन ये पैरेलल ही रहना चाहिए। जो भी दूसरा लाइन ऑफ एक्शन हम लेंगे वो पहले फोर्स का पैरेलल रहना चाहिए, वहां बना दिए। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको ऐसे इंडिकेट कर दिया, यहाँ O से लेके A लिख दिया, ठीक। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के बजाय 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ लिख दिया हमने, और मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन, F बराबर। ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, वेक्टर मतलब जो भी है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं या इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। इसको ड्राइंग के रूप में हमेशा लिया जाता है। जैसे कि देखिए ड्राइंग में हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन हमको दर्शाना रहता है तो उसका हम पहले यहाँ से यहाँ तक का लेंथ लेते हैं ना। मान लीजिए ये भी 4 सेंटीमीटर लेते हैं हम, तो लेंथ लिए ना हम, तो वही है कि लेंथ जो लेंगे वो लेंथ लेना हमको, प्लस में जो उसका मैग्नीट्यूड रहेगा उसके तुलना में एक सुटेबल स्केल लेके हमको लेंथ डिसाइड करना। 40 न्यूटन दिया गया था, 40 न्यूटन तो दिया गया है, लेकिन किस डायरेक्शन में दिया गया है ये हमको पता है। हम इस डायरेक्शन को मान के चलिए ईस्ट मान लेते हैं, इस डायरेक्शन में दिया गया। तो अब देखिए फोर्स हमको इस डायरेक्शन में दिया गया है, 40 न्यूटन का OA है। अब हमको इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है, तो हम नॉर्मली जो भी हो गया 40 न्यूटन बराबर हम क्या मान लिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 न्यूटन, यानी कि 40 न्यूटन बराबर 4 सेंटीमीटर होगा।
जनरल सा चीज है, जब 1 न्यूटन बराबर 10 न्यूटन, 1 सेंटीमीटर बराबर जब 10 न्यूटन होता है तो 4 सेंटीमीटर बराबर 40 न्यूटन होगा। जनरल सा चीज है। तो ये फिर 4 सेंटीमीटर का हमने स्केल से नाप लिया कि हाँ यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक 40 न्यूटन हमारे पास फोर्स लग रहा है। ये कोई पार्टिकल है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, हमको दिया गया था, उस अनुसार हमने इसको शो कर दिया। अब देखिए वेक्टर में तो हम जानते हैं कि हाँ ये हो गया। तो वेक्टर का शर्त क्या क्या है? पहला शर्त क्या है? तो जो भी है कि मतलब इसको एक सुटेबल स्केल में मानना है, पहला शर्त इसका ये हो गया। दूसरा शर्त इसको हमेशा स्मॉल लेटर में दर्शाना है। तीसरा शर्त जो भी लाइन ऑफ एक्शन हम जो नया क्रिएट करेंगे वो इसके पैरेलल होना चाहिए। PARALLEL, पैरेलल होना चाहिए इसके लाइन ऑफ एक्शन जो भी हम नया क्रिएट करेंगे। ठीक, तो वही बोल रहा है कि जैसे कि मान के चलिए वही बोल रहा है वेक्टर का 3 लॉ हो गया। वेक्टर में कौन कौन सा शर्त बोले? पहला शर्त जो भी फोर्स लेंगे वो उसको एक सुटेबल स्केल में मान के हम लोगों को दर्शाना है। दूसरा शर्त क्या? तो ये जो नया क्रिएट करेंगे हम लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का वो पैरेलल होना चाहिए पहले वाले के तुलना में। और तीसरा शर्त क्या है? तो तीसरा ये भी जो भी हम नोटेशन इसका शो करेंगे वो हमेशा स्मॉल मतलब कि लेटर में होना चाहिए। अब देख लेते हैं बाउ नोटेशन क्या है। देखिए बाउ नोटेशन कुछ नहीं, मान के लिए ये कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये तो फोर्स लग रहा है, लेकिन ये कहीं क्या पता है स्पेस में लग रहा है, उसको शो करने के लिए हमको एक बाउ नोटेशन का जरूरत पड़ा। ये एक प्रकार का मान के चले यहाँ से कोई इधर गया, फिर यहाँ से हम रिप्रेजेंट किए, उसके बाद यहाँ से रिप्रेजेंट किए। इसका डायरेक्शन देखिए सबका अलग अलग है। हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ठीक, ये एक वेक्टर है। वेक्टर में हम कैसे दर्शा रहे थे? इसका एक लाइन ऑफ एक्शन सेम था। लाइन ऑफ एक्शन देखिए इसका पूरा एक जगह है, फिर इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग है, इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग है। छोटा मतलब से छोटे लेटर से दर्शाया गया, छोटे लेटर से दर्शाया गया है। ठीक है, फिर इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो वहां पे लिखा जाएगा। वेक्टर है। अब इसको देखिए स्पेस में, मतलब कि जो स्पेस में बन रहा है उसको कैसे नोटेट करेंगे? मान के चलिए कोई एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पे O। ठीक, इसका कहना क्या है बाउ नोटेशन का कि हम जब फोर्स को एक जगह से मतलब वेक्टर से लेके बाउ नोटेशन में हम करेंगे या स्पेस डायग्राम में हम बनाएंगे वेक्टर डायग्राम से, तब जो फोर्स हम यहाँ से मतलब जो भी ये फोर्स होगा वेक्टर डायग्राम में उसका लाइन ऑफ एक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज भी नहीं होना चाहिए और वो पैरेलल रहना चाहिए हमेशा। तो देखिए इसके सीधा में हम इसको यहाँ से मान के चले उठाते हैं, सिंपल यहाँ से उठा के हम यहाँ पे रखते हैं, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन चेंज हुआ नहीं ना हुआ? लाइन ऑफ एक्शन ऐसे से देखिए यहाँ से सीधा 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 ये यहाँ पे जा रहा था, लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे इधर चल गया सीधा सीधा। हम इस फोर्स को ऐसे ले जाके ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है, हम इसको सिंपल यहां से उठा के ऐसे रख सकते हैं कि नहीं? दूसरा शर्त क्या है? पैरेलल रहना चाहिए। तो पैरेलल है ये दोनों आपस में, नया लाइन ऑफ एक्शन जो क्रिएट हो रहा है वो इसमें और इसमें बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद क्या है? तीसरा यहां से लेके ऐसे रख सकते हैं हम कि नहीं? इसका भी लाइन ऑफ एक्शन देखिए पैरेलल है आपस में दोनों, तो चेंज भी नहीं हुआ। तो वही कहना चाह रहा था कि जब वेक्टर डायग्राम से हम किसी भी फोर्स को उठा के बाउ नोटेशन में हम लेके आते हैं तो उसका लाइन ऑफ एक्शन है जो पहले फोर्स के यानी वेक्टर डायग्राम का जो फोर्स है उसके पैरेलल रहना चाहिए। और इसी चीज का उपयोग करके हम बता सकते हैं कि पुल में है या पुश में है कोई भी डायग्राम। और इसका उपयोग करके हम आगे पढ़ेंगे एक लामिस थ्योरम। उसमें ये चीज बताया जाता है कि किसी साइन एंगल मतलब दो फोर्सों के बीच का साइन एंगल होता है वो तीसरे फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। इसी प्रकार से यहाँ से एक सूत्र निकलता है, तो हम आगे देखेंगे। अब देखिए ये तो हम स्पेस डायग्राम बना लिए, अब आता है इसको नोटेशन, मतलब इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको बताएंगे कैसे कि हाँ ये फोर्स का नाम ये है, इस फोर्स का नाम वो है, इस फोर्स का नाम कुछ और है, वैसे बताएंगे कैसे। तो उसको बताने के लिए देखिए हम इस फोर्स को क्या माने थे यहाँ से A और B। ठीक, A और B, तो देखिए A इस तरफ लिखेंगे हम और B इस तरफ लिखेंगे हम। हाँ, और एक और चीज याद रखिएगा, वेक्टर में ये सर्कल नहीं किया जाता है,
वेक्टर में ये सर्किल नहीं किया जाता, तो मैंने आपको भी बताने के लिए किया। वेक्टर में ये सर्किल नहीं किया जाता, लेकिन हाँ बाउंड नोटेशन में ये सर्किल होना जरूरी है। जब भी हम किसी फोर्स को ऐसे दर्शाएंगे तो उसको सर्किल करके दर्शाएंगे। और पढ़ेंगे कैसे, तो ए और बी, फोर्स का नाम क्या हो गया, ए बी फोर्स है ये, इसको बताया जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड, फिर उसका देखिए बी और सी, सॉरी उल्टा हो गया, ए यहां पे आएगा, बी वहां पे जाएगा, बी यहां पे आएगा और ए यहां पे आएगा। सॉरी, देखिए ए और बी फोर्स को पढ़े, फिर बी और सी, उसके बाद सी और ए ऐसे फोर्स था ना, तो उस प्रकार से चलता है ये, कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे, तो ए और बी फोर्स कौन सा है, तो ये वाला जो है कौन सा है, तो ये वाला जो फोर्स है उसको ए और बी बोलेंगे, ये वाले फोर्स को बी और सी बोलेंगे, और इस वाले फोर्स को सी और ए बोलेंगे, अलग अलग। यही है, ये क्या था, तो वेक्टर डायग्राम। ये क्या है, स्पेस डायग्राम है। ये स्पेस डायग्राम है। ये हो गया बाउंड नोटेशन में, इस प्रकार हम फोर्स को दर्शाते हैं। अब पढ़ते कैसे हैं, तो ए से बी, ए और बी फोर्स है ये, बी और सी फोर्स है ये, सी और ए फोर्स है ये, हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इस प्रकार दर्शाते हैं। चलिए अब एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं कि हम वेक्टर और वेक्टर डायग्राम को हम बाउंड डायग्राम में कैसे बदलेंगे। और हाँ, ये चीज याद रखिए कि बाउंड डायग्राम में जो भी दर्शाएंगे हम कैपिटल लेटर में दर्शाएंगे किसी भी फोर्स को, और साथ ही में ऐसा सर्कल जरूर करेंगे। उसके बाद फिर बाउंड नोटेशन में हम वेक्टर और स्पेस डायग्राम दोनों का यूज करते हैं। तो उसी के अनुसार एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। मान के चलिए कोई फोर्स है, ठीक, उसका कितना है, F बराबर यहाँ पे 100 न्यूटन है, ठीक। O से A पे है ये फोर्स, सॉरी छोटा वेक्टर में हमेशा छोटा लेटर का यूज करना है। O से A के बीच है, ये इसका ये वेक्टर में दिया गया था, हमको पता है वेक्टर में दिया गया है, ठीक। अब पूछ रहा है कि इसको बाउंड नोटेशन में हम किस प्रकार दर्शाएंगे। तो पहला कोई भी पॉइंट यहाँ से एक ले लेना है, इसी के पैरेलल, लेकिन ये चीज याद रखिएगा, इसी के पैरेलल रहना चाहिए इसका जो नया बाउंड नोटेशन का जो भी हम लाइन ऑफ एक्शन बनाएंगे। उसके बाद ये लाइन ऑफ एक्शन बना मान के चलते हैं इसी डायरेक्शन में ही ये, ठीक। बाउंड नोटेशन में एक चीज और याद रखिएगा, उसमें जो डायरेक्शन होता है ना फोर्स का, उसको दर्शाया जाता है और लिखा भी जाता है। ये मान के चलिए ईस्ट में है, फोर्स का डायरेक्शन ईस्ट में है। फिर ओ, तो हम ओ को किस प्रकार दर्शाएंगे, जो भी पहला लेटर होगा उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक। उसका जो भी दूसरा लेटर रहेगा उसको नीचे लिखेंगे, और कैपिटल लेटर रहेगा और ऐसे मार्क किया रहेगा। और साथ ही में जो फोर्स का इंडिकेशन हम यहाँ पे जो बता रहे हैं उसको F बराबर 100 न्यूटन ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। लाइन नहीं कीजिएगा, ऐसे लिखेंगे। बाउंड नोटेशन में इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हो गया वेक्टर डायग्राम में, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में, और ये बाउंड नोटेशन में इस प्रकार फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देख लेते हैं इन दोनों का डेफिनेशन देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको, और अच्छा से समझ में आ जाएगा कि हाँ बाउंड नोटेशन और फोर्स का रिप्रेजेंटेशन वेक्टर में उसको क्या बोला जाता है और किस प्रकार किया जाता है, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब तक आपको कुछ लगा होगा नोट करने लायक तो आप वहाँ वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, या इसको भी एग्जाम्पल के रूप में नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। आगे क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स में हम देख रहे थे कौन कौन सा, तो वेक्टर और बाउंड नोटेशन। वेक्टर का और बाउंड नोटेशन को अभी मैंने जैसे आपको समझाया वैसे ही अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन या वेक्टर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन मेथड ऑफ फोर्स। इसमें क्या है, तो ए फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। क्या आपको मैंने बताया था, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकली बाय ड्राइंग के द्वारा एक स्ट्रेट लाइन, ये देखिए फोर्स को किस प्रकार एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही हम दर्शाते हैं। सॉरी ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, फोर्स को एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा ही दर्शाते हैं। लाइन सेगमेंट पैरेलल टू द एक्शन ऑफ फोर्स,
और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी हम मान के चलते हैं इस डायरेक्शन में हमको कोई फोर्स लग रहा है, तो इसी के जो भी नया लाइन सेगमेंट हम इसके जो भी अब फोर्स को दर्शाने के लिए हम जो भी नया लाइन सेगमेंट यूज करेंगे वो इसके पैरेलल होना चाहिए। थोड़ा बहुत चलता है, टेढ़ा मेढ़ा हो एडजस्ट कीजिएगा। और क्या देखिए इसके पैरेलल है। अब ये कितने का लग रहा है, बताया गया कि हाँ ओ से ए में लग रहा है 50 न्यूटन का। तो अब हमको ये तो पता है 50 न्यूटन का लग रहा है, लेकिन अभी आगे पढ़ते उसके अनुसार फिर आगे भी बताएंगे क्या फोर्स। इसके पैरेलल हमने कर दिया, कितना का लग रहा है वही बता दें। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, जो भी इस लाइन सेगमेंट का लेंथ है उसको टू सुटेबल स्केल रिप्रेजेंट्स, मतलब जो भी हम लाइन सेगमेंट लेंगे इसके पैरेलल उसको एक सुटेबल स्केल पे रिप्रेजेंट करना है। क्या सुटेबल स्केल रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मतलब जो भी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रहेगा उसको हम एक सुटेबल स्केल पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए इतना दूर क्या कहा ये समझा देते पहले। हम कोई किसी भी फोर्स को हम ग्राफिकली ड्राइंग के रूप में, मतलब ड्राइंग के रूप में हम स्ट्रेट लाइन के रूप में दर्शा सकते हैं। किसी भी फोर्स को हम स्ट्रेट लाइन के रूप में ड्राइंग बनाकर दर्शा सकते हैं ग्राफिकली, ठीक। उसका तो क्या रहना चाहिए, जो भी लाइन सेगमेंट हम बनाएंगे वो फोर्स के पैरेलल रहना चाहिए, जो भी हम पहले फोर्स लिए उसके पैरेलल रहना चाहिए, ठीक, वेक्टर में। फिर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, जो भी इस लाइन सेगमेंट का लेंथ होगा, जो हम नीचे इसके पैरेलल जो लाइन बना रहे हैं इसका, वो लाइन सेगमेंट का लेंथ कितना होगा तो एक सुटेबल स्केल में रिप्रेजेंट रहना चाहिए, और उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा फोर्स के उसके साथ रहना चाहिए। जैसे कि देखिए 50 का मैग्नीट्यूड है, हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 न्यूटन, तो यानी कि 5 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा 50 न्यूटन, कॉमन सा बात है। तो अब जो इस लाइन के ये जो फोर्स है इसके पैरेलल जो लाइन सेगमेंट बनाएंगे हम वो 5 सेंटीमीटर का होगा, यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है अब वो 5 सेंटीमीटर है और ऊपर 50 न्यूटन है। एफ बराबर, पूरे को मिला देते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया होगा एडजस्ट कीजिए। ये देखिए अब क्या हो गया 5 सेंटीमीटर का 50 न्यूटन का। अब हम यहाँ पे ओ लिखते हैं, यहाँ पे ए लिखते हैं, ये हो गया वेक्टर नोटेशन। वेक्टर में हम इसको दर्शा दिए। फिर क्या, द एरो हेड कैन बी लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो भी एरो हेड है, यानी कि जो भी एरो हेड है, यहाँ पे जो एरो हेड हम बना रहे हैं ये एरो हेड ये क्या दर्शा रहा है हमको, तो डायरेक्शन को दर्शा रहा है, फोर्स के डायरेक्शन को दर्शा रहा है कि किस दिशा में फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्शन को दर्शाता कौन, एरो हेड। देखिए डायरेक्शन ऑफ द फोर्स रिप्रेजेंट, लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन को दर्शा रहा है। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। दोबारा मिटा के समझाते हैं, अच्छा से समझ लीजिएगा। देखिए पहला लाइन का मतलब क्या है कि कोई एक फोर्स दिया गया है, ठीक, वो कितना भी, मतलब कि मान के चलिए 20 न्यूटन का ही है, ओ से लेके ए तक है, ठीक। ये तो हो गया सिंपल कि हमको एक फोर्स दिया गया। अब इसको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि आप इसको वेक्टर के रूप में दर्शाएं, वेक्टर जो रिप्रेजेंटेशन है फोर्स का उसके रूप में दर्शाएं। तो क्या कह रहा है उसके लिए कि ग्राफिकली स्ट्रेट लाइन ड्राइंग है, और ये जो लाइन सेगमेंट बनाते हैं हम वो जो फोर्स का लाइन सेगमेंट बनाते हैं वो पैरेलल होता है, जो पहले फोर्स दिया गया रहता है, तो पैरेलल ले लिए, ठीक। अभी पैरेलल होता है, उसके आगे पढ़ते क्या था, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज लाइन सेगमेंट टू द एक सुटेबल स्केल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब जो भी होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रहेगा उसको एक सुटेबल स्केल पे रिप्रेजेंट करते हैं हम, और उस लाइन सेगमेंट का लेंथ उतना ही होना चाहिए। तो हम मानते हैं क्या, तो 1 सेंटीमीटर बराबर, क्योंकि जनरल स्केल में सेंटीमीटर ही होता है हमारा सबसे छोटा यूनिट, तो 1 सेंटीमीटर बराबर ही मान लेते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 न्यूटन, यानी कि 2 सेंटीमीटर बराबर 20 न्यूटन। यहाँ पे देखिए अब हम इसको 2 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लिया हमने, फिर यहाँ से ओ लिखे, यहाँ से एरो लिखा, ये हमारा क्या दर्शाएगा, तो ये दर्शाएगा हमारा डायरेक्शन
इसमें हमेशा किसको, वेक्टर में देखिए वेक्टर का लो पहला क्या है, तो पैरेलल लेते हैं। अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं लॉ ऑफ वेक्टर फर्स्ट पी ए डबल सॉरी पी ए आर ए, पैरेलल लेना हमको फोर्स के, पैरेलल पैरेलल लेना हमको पहला। दूसरा क्या है, एक सुटेबल स्केल पे, तीसरा क्या है, सुटेबल स्केल पे लेते हैं। देखिए फिर क्या है, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, वो स्ट्रेट लाइन ले लिया हम। फिर लाइन ऑफ सेगमेंट पैरेलल होना चाहिए। फिर देखिए सुटेबल स्केल पे होना चाहिए। और चौथा क्या है, जो एरो हेड है वो डायरेक्शन को दर्शाना चाहिए। सुटेबल स्केल पैरेलल किसके होना चाहिए, लाइन नहीं पैरेलल किसके होना चाहिए, फोर्स के। जो भी फोर्स दिया गया है उसके पैरेलल होना चाहिए। ये तीन नियम है, तीन नियम के अनुसार हम वेक्टर को दर्शा सकते हैं। ये चीज है ठीक। उसके बाद मान के चलिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको लिखने में आसानी होगा। यहाँ से यहाँ तक हम 2 सेंटीमीटर लिए हैं। इसका आप देखिए मैग्नीट्यूड कितना है, तो 20 न्यूटन है। एक तरफ मैग्नीट्यूड दर्शाते हैं, एक तरफ इसका स्केल दर्शाते हैं। स्केल कितना है, तो 2 सेंटीमीटर है। यहाँ क्या था, तो पॉइंट O था, यहाँ पॉइंट A था। देखिए चौथा नियम क्या है इसका, शायद दिख रहा होगा आपको। चौथा नियम क्या है, तो चौथा नियम इसका है स्मॉल लेटर्स। जो भी फोर्स का रिप्रेजेंटेशन हुआ, देखिए यहाँ पे स्मॉल लेटर में है ना, तो वही स्मॉल लेटर में इसको दर्शाया जाता है। यही था हमारा वेक्टर। वेक्टर को फिर क्या है, ये भी एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या, एक बार फिर से सुन ले। तो वेक्टर नोट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स क्या है, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स एक ऐसा मेथड है जिसमें हम दिए गए फोर्स के पैरेलल को एक लाइन सेगमेंट लेते हैं। ठीक, पैरेलल लाइन सेगमेंट लेते हैं। फिर उस लाइन सेगमेंट को एक सुटेबल स्केल पे दर्शाते हैं, ताकि जो भी फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो एक सुटेबल स्केल में हमको प्राप्त हो सके। सुटेबल स्केल में दर्शाते हैं, उसका जो भी फोर्स का मैग्नीट्यूड है उसके अलोंग हम दर्शाएं। ठीक, फिर ये जो लाइन सेगमेंट रहेगा उसका एरो हेड, लाइन सेगमेंट का जो एरो हेड रहेगा वो फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और हाँ, वेक्टर के 3 नियम है, वेक्टर 4 नियम है। क्या, तो पहला वो पैरेलल रहना चाहिए फोर्स के, पहला वो पैरेलल रहना चाहिए, पैरेलल है। दूसरा वो सुटेबल स्केल पे रिप्रेजेंट रहना चाहिए, सुटेबल स्केल पे रिप्रेजेंट है। फिर डायरेक्शन उसका जो है वो हमेशा होता रहना चाहिए। फिर उसका स्मॉल लेटर में लिखा रहना चाहिए। जो भी हम फोर्स को दर्शाएंगे उसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, किसमें, वेक्टर में। ये क्या है, तो ये है वेक्टर डायग्राम। ये है वेक्टर डायग्राम। आप तब तक इसको नोट डाउन कीजिए। अभी देखते हैं इसको बाउ नोटेशन को, इसके बाद देखते हैं। आप नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो बाउ नोटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, मतलब कि बाउ नोटेशन के द्वारा हम कैसे फोर्स को दर्शा सकते हैं। जब इस वेक्टर डायग्राम था ही तो हमें इसका क्या जरूरत पड़ा। तो देखिए वेक्टर डायग्राम क्या था, तो हमको एक पॉइंट के पैरेलल वो दर्शाता था कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है। लेकिन बाउ नोटेशन क्या दर्शाता, तो जिस जगह से फोर्स लग रहा है और जो जिस स्ट्रक्चर पे, किसी स्ट्रक्चर पे लगेगा तभी ना होगा, या किसी बॉडी पे, उन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको दर्शाने का काम करता है बाउ नोटेशन। वही है, चलिए देखते हैं क्या ये मेथड ऑफ नोटेशन। फोर्स एक्टिंग इन एट ए पॉइंट, द स्पेस बिटवीन, देखिए द स्पेस बिटवीन द फोर्स विथिन स्ट्रक्चर, फोर्स और स्ट्रक्चर के बीच के जो डिस्टेंस है उसी को दर्शाने का काम करता है। आर रिलेटेड इन ऑर्डर, मतलब इसको लिखा जाता है एक ऑर्डर में। सो डैट ऑल फोर्सेस इज आइडेंटिफाइड, मतलब कि जो भी फोर्स रहेगा इसमें वो सब आइडेंटिफाइड रहेगा। मीन्स ऑफ 2 लेटर्स, 2 अक्षरों से, इन द स्पेस ऑफ आइदर 2 साइड, जो भी फोर्स के स्पेस रहेगा दोनों साइड उससे, ऑन बोथ साइड। जैसे कि देखिए बाउ नोटेशन में, हाँ अभी थोड़ा देर पहले मैंने कैसे बताया था, फोर्स रहता है ऐसे रहता है, ये कैपिटल लेटर से
ऐसे दर्शाया जाता है, इसको सर्कल किया जाता है। और फिर नहीं सॉरी बाउंड रोटेशन में कोई भी फोर्स रहता है तो इसको ऐसे नहीं, बाउंड रोटेशन में कोई भी फोर्स रहता है तो उसको ऐसे दर्शाया जाता है, ए और बी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड यानी कि ये जो पूरा कितना इन दोनों के बीच का स्पेस, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का कितना है, वही दर्शाता है मैग्नीट्यूड। यानी कि इन दोनों के बीच का जो भी दूरी है, या ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो भी दूरी है, उसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। वेक्टर में भी क्या था, इससे पहले क्या मैंने बताया था, इतना से लेके यहाँ तक का जो भी रहेगा 20 न्यूटन, एक सुटेबल स्केल में ना बता रहा है, ऊपर 20 न्यूटन नीचे 2 लिखते थे, तो वही बताता था ना कि 2 सेंटीमीटर का स्केल पे हम 20 न्यूटन का फोर्स दर्शा रहे हैं। तो एक सुटेबल स्केल का ही बता रहे थे ना, यानी कितना से कितना दूर का मैग्नीट्यूड ही ना हमको बता रहा था कि यहाँ 20 न्यूटन है। तो वही इतना से इतना दूर का, यहाँ से लेके यहाँ तक का मैग्नीट्यूड कितना है, तो मान के चलिए इसका भी 20 न्यूटन है। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स ए और बी किसी स्ट्रक्चर और जहाँ से फोर्स लग रहा है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन है, वही दर्शा रहा है। कैन आइदर ऑफ 2 साइड, आइदर साइड ऑफ इट, मतलब ये भी जो फोर्स है उसके दोनों साइड हम जो लेटर लिखते हैं उससे दर्शाया जाता है इसको। बाय दिस मेथड वेक्टर डायग्राम, इस मेथड के द्वारा वेक्टर डायग्राम जो है कैन बी लेटर, मतलब उसको भी लिखा जा सकता है कॉरस्पॉन्डिंगली, साथ ही में उसको भी लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए इसका वेक्टर डायग्राम कैसे होगा, इसका वेक्टर डायग्राम सीधा जाएगा, यहाँ से ए स्मॉल ए, यहाँ से स्मॉल बी, यहाँ से F इक्वल टू 20 न्यूटन, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का है 20 न्यूटन। वेक्टर डायग्राम ये हो गया, इसका हम ऐसे दर्शा सकते हैं। इसको बोलते हैं कि वेक्टर डायग्राम को भी इसमें साथ ही साथ दर्शाया जाता है, कॉरस्पॉन्डिंगली वेक्टर लेटर लिखा जाता है। कैपिटल लेटर आर मार्क्ड ऑन बोथ साइड ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। देखिए आपको मैंने बताया था जब फोर्स पढ़ा था कि फोर्स कोई भी होता है वो एक निश्चित लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट करता है, एक निश्चित लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट करता है, और जो भी उस लाइन ऑफ एक्शन का डायरेक्शन होता है वही फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, जो इसके पैरेलल साथ में इधर चलेगा, यही इसका लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा ना। तो वही बोल रहा है लाइन ऑफ एक्शन, मतलब जो भी कैपिटल लेटर आता है उसको दर्शाया जाता है कि बोथ साइड ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यही है, इसके बोथ साइड कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। किसको, बाउंड नोटेशन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा यूज करते हैं। अब एक अच्छा सा एग्जांपल देख लेते हैं, उसको फिर देख के आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको भी आप लिख लीजिएगा, पहले अपने साइड में कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा, समझने में आसानी होगा। जैसे कि देखिए हमने कल बोल रहे हैं सॉरी, अभी थोड़ी देर पहले का ही उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण में जैसे कि ये वाला था, ऐसा फिगर था कुछ हमारे पास, ए से बी, बी से सी, ठीक। हम कोई पॉइंट एक रैंडमली चूज करते हैं, ठीक। यहाँ पे पॉइंट ओ मान लेते हैं कि जहाँ पे इसका सेंटर होगा, ओ मान लिए। हमको ए से बी ले जाना है तो हम इसको ऐसे पैरेलल उठा के यहाँ पे रख सकते हैं कि नहीं। इसका लाइन ऑफ एक्शन हम चेंज थोड़ी कर रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन चेंज करने का मतलब कि इधर डायरेक्शन या इधर डायरेक्शन होना चाहिए, या तो लाइन ऑफ एक्शन इसके पैरेलल रहना चाहिए या तो इसी के साथ रहना चाहिए। तो हम इसी के साथ ही बनाते जा रहे हैं लाइन ऑफ एक्शन इसका। अब इसी पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक। उसके बाद क्या है, हम बी से सी ले जा रहे हैं, ऐसे है, इसको उठा के ऐसे रख सकते हैं कि नहीं, इसका पैरेलल हम बना सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे पैरेलल बन गया। बाउंड नोटेशन कहता है कि पैरेलल हम बना सकते हैं लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ पे लिखते हैं। फिर देखिए सी से डी, सी से ए, सी से ए ऐसे रख सकते हैं हम, उठा के सिंपल ही हम यहाँ पे रख दिए। ये देखिए इसका पैरेलल, ये इसका पैरेलल और ये इसका पैरेलल हो गया। हम इस फोर्स को इस तरह रीअरेंज कर दें, ठीक। अब नोटेशन हम कैसे लिख सकते हैं, तो ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी, फिर बी टू सी, बी टू सी, फिर सी टू ए, सी टू ए। अब पढ़ेंगे इसको कैसे, हम लिख तो दिए, हम जान गए कि बाउंड नोटेशन ऐसा लिखाता है, इसको पढ़ेंगे कैसे। तो ये देखिए फोर्स ए टू बी है जो एक्ट कर रहा है, कितना मान के चलिए तो 20 न्यूटन का है, ये 10 न्यूटन का है, ये 15 न्यूटन का है। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, तो
20 न्यूटन फोर्स ए से बी, फोर्स ए टू बी है जो वो 20 न्यूटन का है, फोर्स बी टू सी है वो 10 न्यूटन का, फोर्स सी टू ए है वो 15 न्यूटन का। सी टू ए यानी कि यही फोर्स को आप दर्शा रहे हैं ना, वही है सी टू ए, यही फोर्स को दर्शा रहे हैं, यही है हमारा 15 न्यूटन का। तो यही हो गया बाउ नोटेशन को हम इस प्रकार दर्शाते हैं, यानी कि जो भी इसमें देखिए इंपॉर्टेंट टर्म क्या क्या है। तो फर्स्ट कैपिटल लेटर में रहना चाहिए जो भी अक्षर रहेगा, कैपिटल लेटर में रहना चाहिए जो भी अक्षर रहेगा, ठीक। सेकंड क्या है, तो सेकंड लेटर रहेगा उसको सर्कल क्या रहना चाहिए, ठीक। थर्ड क्या है, तो लेटर्स जो है फोर्स के बोथ साइड लिखे रहना चाहिए, थर्ड इसमें क्या है, तो लाइन ऑफ एक्शन जो रहेगा वो पैरेलल रहना चाहिए, या तो सेम रहना चाहिए। छोड़िए, ये इसका चार नियम है, चार को इसका ये चीज याद रखिएगा, बाउ नोटेशन ऐसे होता है। ये क्या हमारा, ये हमारा वेक्टर डायग्राम है, ये क्या हमारा स्पेस डायग्राम, यही हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स खत्म होता है। अभी इसके बाद हम देख लेते हैं फोर्स ऑफ सिस्टम क्या है, तो उसका डेफिनेशन फोर्स ऑफ सिस्टम क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फोर्स ऑफ सिस्टम का डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, तो सिस्टम ऑफ फोर्स क्या है या फोर्स सिस्टम क्या है, दोनों एक ही चीज़ है, उसको देख लेते हैं। इसमें मेनली तौर पे हम 3 भाग में बांटते हैं, प्लेन के अकॉर्डिंग, पॉइंट के अकॉर्डिंग और लाइन के अकॉर्डिंग, कि किस लाइन ऑफ एक्शन में है उसके अकॉर्डिंग। वैसे तो सब सेम ही होता है, बाद में देखिएगा तो बस 2 के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, एक प्लेन के अकॉर्डिंग जिसमें कॉप्लेनर और नॉन कॉप्लेनर के अकॉर्डिंग ही सब बढ़ जाता है। चलिए अब देख लेते हैं आगे क्या है। तो सिस्टम ऑफ फोर्स में स्टार्ट करते हैं, व्हेन 2 और मोर फोर्सेस, देखिए कब 2 या 2 से अधिक फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी, किसी एक बॉडी पे एक्ट करते हैं तो दे आर सेड टू बी फोर्स सिस्टम, तब उसको हम फोर्स सिस्टम में कह सकते हैं। जैसे कि देखिए ये कोई बॉडी है, ठीक, इस पे एक फोर्स इधर से भी लग रहा है, एक फोर्स इधर से भी लग रहा है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, तो दोनों का लाइन ऑफ सेम है तो हम इसको कोलिनियर बोलते हैं। तो एक सिस्टम में आगे कि नहीं, तो वही कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक फोर्स किसी एक बॉडी पे लगते हैं तब उसको हम फोर्स सिस्टम में कह सकते हैं, या सिस्टम ऑफ फोर्स में उन फोर्सेस को कह सकते हैं। ये हो गया। फिर सेकंड क्या है, तो द फोर्स सिस्टम में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू प्लेन के अकॉर्डिंग, पॉइंट के अकॉर्डिंग, लाइन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग। फोर्स सिस्टम किस किस के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड हो सकता है, तो प्लेन के अकॉर्डिंग हो सकता है, पॉइंट के अकॉर्डिंग हो सकता है और लाइन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग हो सकता है फोर्स सिस्टम क्लासिफाइड। अब समझ लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं, प्लेन के अकॉर्डिंग कैसे कैसे है, उसके फिर पॉइंट के अकॉर्डिंग कैसे कैसे है और लाइन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग कैसे कैसे है। कोप्लेनर कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि देखिए कोई भी 2 फोर्सेस हैं, अब फोर्स सिस्टम में ये आ गए, तो कोप्लेनर क्या हो सकता है, तो कोई भी 2 फोर्स हैं वो एक ही समतल पे लगने चाहिए। जैसे कि देखिए कोई एक समतल है, मान के चलिए, ठीक, इन पे जो फोर्स लग रहे हैं वो एक ही समतल पे लग रहे हैं कि नहीं, भले कुछ भी रहे अभी, लेकिन एक ही तल पे लग रहे हैं कि नहीं, या कोई एक ऐसे फोर्स लगाते हैं जो यहाँ पे लग रहा है फिर ऐसे ही लगाते हैं जो यहाँ पे लग रहा है, तो दोनों एक ही तल पे लग रहे हैं कि नहीं, यानी कि एक ही समतल पे एक ही प्लेन पे लगने वाले फोर्सेस को कोप्लेनर कहते हैं। और नॉन कोप्लेनर यानी कि देखिए एक मान के चलिए, उदाहरण से अच्छा से ऐसे समझिए, ये कोई प्लेन है, ठीक, इसमें एक फोर्स ऐसे लग रहा है अंदर की तरफ, एक फोर्स ऐसे बाहर की तरफ लग रहा है, लेकिन ये लग तो रहा है एक ही प्लेन में, ठीक, तो इसको कोप्लेनर बोलेंगे। ये कोई प्लेन है, ठीक, इसका इधर तरफ एक फोर्स लग रहा है और इधर तरफ एक फोर्स लग रहा है, ये एक प्लेन में नहीं लग रहा है, बीच में डिवाइडेड है ना, तो इसको बोलेंगे नॉन कोप्लेनर, यानी कि एक तल में नहीं लगने वाले फोर्स ये, ठीक। उसके बाद देखते हैं पॉइंट, कॉनकरेंट फोर्सेस यानी कि जो भी है वो एक ही पॉइंट पर रहे, चाहे वो अपवर्ड रहे, चाहे वो डाउन, मतलब कि जो बाहर निकले चाहे अंदर जाए। जैसे कि ये कोई फोर्स है, ये कोई एक समतल है, समतल में ये कोई एक पॉइंट है, ठीक, मान के चलिए कोई एक ये पॉइंट है,
ये स्वप्न जो रखा हुआ कोई एक पॉइंट है, इस पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, यानी कि इस पे अपवर्ड खड़ा है। फिर दूसरा फोर्स हम एक ऐसे लगा रहे हैं, देखिए दूसरा फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं, या एक और कुछ, इस पे देखिए 3 फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं। एक फोर्स ऐसे खड़ा है, पहला फोर्स हम इधर से ऐसे रख दिए हैं जो इसको अंदर की तरफ धकेल रहा है, दूसरा फोर्स इधर से बाहर निकल रहा है, तीसरा फोर्स हम इसके अपवर्ड डायरेक्शन से लगा रहे हैं। लेकिन ये लग तो एक ही पॉइंट पे रहा है ना, तो इसको हम कॉन्करेंट कहेंगे। और नॉन कॉन्करेंट क्या हो जाता, तो हम इस डायरेक्शन से देखिए एक फोर्स इधर लग रहा है, एक पॉइंट यहाँ लग रहा है, एक पॉइंट यहाँ लग रहा है, तीनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, एक जगह पे कट नहीं रहा है, तो हम तीनों को नॉन कॉन्करेंट फोर्स कहेंगे। इसका देखिए इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऐसे सीधा जाएगा, इसका इधर जाएगा और इसका ऐसे जाएगा सीधा, कट भी रहा है, तो वही है लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होना चाहिए, एक जगह पे कटना चाहिए, तब उसको कॉन्करेंट फोर्स कहेंगे। और लाइन ऑफ एक्शन जब एक जगह पे नहीं कट रहा है तो उसको नॉन कॉन्करेंट फोर्स कहेंगे। यानी कि जब सभी फोर्स एक बिंदु पे आके मिलते हैं, यानी कि इधर से ऐसे निकले, चाहे ऐसे निकले, चाहे ऐसे निकले, चाहे ऐसे निकले, वो हो गया कॉन्करेंट फोर्स। और नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस में एक बिंदु से कोई एक ऐसे निकला, फिर ये दूसरे बिंदु से कोई एक ऐसे निकला, तीसरे बिंदु से कोई एक ऐसे निकला, या फिर चौथे बिंदु से कोई एक ऐसे निकला, इसको नॉन कॉन्करेंट फोर्स कहेंगे। फिर लाइन ऑफ एक्शन के आधार पे कैसे हो सकता है, कोलिनियर फोर्सेस। कोलिनियर फोर्सेस यानी कि देखिए कोई एक समतल है, उस पे देखिए एक फोर्स ऐसे लग रहा है, फिर इसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा दूर रह के इसी सेम लाइन ऑफ एक्शन में ये दूसरा फोर्स लग गया। लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम है, तो ये पहला फोर्स फिर दूसरा फोर्स, उसके आगे भी ऐसे ये इसी लाइन ऑफ एक्शन में तीसरा फोर्स लग जाता, तो इन सभी को कोलिनियर फोर्सेस कहते हैं। यानी कि एक ही लाइन ऑफ एक्शन में लगने वाले फोर्सेस को कोलिनियर फोर्सेस कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो सकता है, फिगर को जरूर बना लीजिएगा, फिगर बहुत ज़्यादा मतलब काम देगा आपको। कोई एक समतल है, ठीक, ये सब कोप्लेनर ही होती हैं। इस पॉइंट से इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, एक फोर्स यहाँ पे गया, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो इस सभी को कोलिनियर कहेंगे। नॉन कोलिनियर में क्या हो जाएगा, तो वही नॉन कोलिनियर में एक ऐसे रहा, एक समतल में लग रहा है, लेकिन ये देखिए एक पॉइंट पे लग रहा है इधर, तो एक पॉइंट पे इधर लग रहा है, ऐसे तिरछा जा रहा है, ये ऐसे, इसको हम नॉन कॉन्करेंट फोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे मिल नहीं रहा है ये। तो वही इसका लाइन ऑफ एक्शन मतलब नॉन कोलिनियर में जितने भी फोर्स आएंगे उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं रहेगा, कोलिनियर में जितने भी फोर्स आएंगे उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेगा। नॉन कॉन्करेंट में एक ही पॉइंट से नहीं निकलेंगे, वो अलग अलग पॉइंट से निकलेंगे। फिर और कॉन्करेंट में सब एक ही पॉइंट पे मिलेंगे या सब एक ही पॉइंट से निकलेंगे, यानी इसका डायरेक्शन ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, या ऐसे भी, या ऐसे भी। कोप्लेनर में क्या होगा, तो सभी फोर्स जितने भी फोर्स होंगे वो एक ही प्लेन में होंगे, ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, कितने कैसे भी रहे। नॉन कोप्लेनर में क्या होगा, तो नॉन कोप्लेनर में जो भी फोर्स लगेगा वो सब एक ही तल पे नहीं रहेगा, यानी कि पहला फोर्स इधर लगा, फिर एक वो इधर से लग रहा था, एक इधर से लग रहा था नॉन कोप्लेनर में। यही था फोर्स ऑफ सिस्टम। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफाइन करेंगे, डिफाइन कर लेंगे, उसमें आप अलग अलग फोर्सेस जैसे पैरेलल फोर्स ये सब भी देखेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी देख लेंगे, जिसमें कोई भी एक रिजिड बॉडी है, यानी कि कोई भी एक रिजिड बॉडी है, उसमें इधर से फोर्स लगे, चाहे इसके लाइन ऑफ एक्शन में हम इधर से खींचे, यानी कि इधर से पुश करें चाहे इधर से पुल करें, उनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम ही होगा। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी वही कहता है, ट्रांसमिबिलिटी। देख लेते हैं, होप सो आगे आने वाले 3 से 4 लेक्चर में आपको पूरा ये थ्योरी खत्म हो जाए मैकेनिक्स का। थैंक यू कि वॉच टीच वाले इन बिहार। और हाँ, हमारे चैनल पे उपलब्ध सभी वीडियोस को आप देखते हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू कि वॉच टीच वाले इन बिहार।